सर जीएसटी में रिटर्न चैप्टर 14th एडिशन जीएसटी बुक में चैप्टर 11 में क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं? अगर हम सीए सीएमए इंटर लेवल की बात करें, मई जून 2025 एग्जाम्स ऑनवर्ड्स, मतलब आपका जून एग्जाम हो या फिर दिसंबर सीएमए स्टूडेंट, और सीए स्टूडेंट मई सितंबर या फिर जनवरी 26। फाइनेंशियल ईयर 24-25 अब आपके लिए एप्लीकेबल है। आपका जो एग्जाम्स का फाइनेंशियल ईयर है वो 24-25 है। यानी आपके लिए अगर मान लीजिए आप कॉम्पोजिशन स्कीम में है, तो कॉम्पोजिशन स्कीम में हम प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर देखते हैं, तो वो कौन सा फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर देखेंगे? अब आप 23-24 का देखेंगे। सर कहते हैं ना एनुअल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट 31 दिसंबर है, तो अब आपके लिए कौन सा 31 दिसंबर है? 31 दिसंबर 2025 है, क्योंकि अब आपको जो एग्जाम्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसमें जो फाइनेंशियल ईयर का रेफरेंस होने वाला है वो कौन सा रेफरेंस होने वाला है? 24-25 स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल 24 टू मार्च 25। जीएसटी पोर्शन में प्रीवियस ईयर या फिर असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। आपके एग्जाम्स में मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली क्वेश्चंस होंगे, फाइनेंशियल ईयर का रेफरेंस होता है। हम लोग पार्ट 3 में है। जीएसटी अमेंडमेंट्स के 2 लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पे आ चुके हैं, हम लोग पार्ट 3 में हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा सीए इंटर के स्टूडेंट्स, सर काफी सारी अमेंडमेंट्स जो हुई है जीएसटी में इफेक्टिव हुई है 1 नवंबर 2024 से। प्लीज ध्यान रखिएगा, हमारी बुक में बहुत जगह जीएसटी की अमेंडमेंट्स का डिस्कशन है, चैप्टर वाइज स्टार लगे हुए हैं, और काफी जगह डेट लिखी हुई है कि ये अमेंडमेंट्स इफेक्टिव कब से हो रही है? 1 नवंबर 2024 से। अगर कोई भी अमेंडमेंट्स बुक में डिस्कशन है, चाहे मेरी मेन बुक की बात करो या मेरी अमेंडमेंट बुकलेट की बात करो, अगर वहां लिखा हुआ है कि ये अमेंडमेंट 1 नवंबर 2024 ऑनवर्ड्स एप्लीकेबल है, तो प्लीज ध्यान रखना वो अमेंडमेंट नॉट एप्लीकेबल हो जाएगी, नॉट एप्लीकेबल होगी किनके लिए? मई 25 एग्जाम्स के लिए। अब जैसे सप्लाई चैप्टर में शेड्यूल 3 के अंदर अमेंडमेंट है, लेकिन वो अमेंडमेंट इफेक्टिव कब से है? 1 नवंबर 2024 से, राइट? तो जहां पर जो भी अमेंडमेंट्स अगर एक पर्टिकुलर डेट से इफेक्टिव है, कहां से? 1 नवंबर 2024 से, तो सीए इंटर में एग्जामिनी को वो अमेंडमेंट्स नहीं पढ़नी है, इग्नोर करके चलेंगे आप अपने में एग्जाम्स के लिए। बट फिर अगर आपका एग्जाम सितंबर में है, या फिर आपका एग्जाम जनवरी 26 में है, या फिर आपका एग्जाम सीएमए का है जून में एप्लीकेबल है। हाँ सर, जून में एप्लीकेबल होगी वो अमेंडमेंट्स, क्योंकि सीएमए स्टूडेंट के लिए कट ऑफ डेट होती है 30 नवंबर 2024। सीए स्टूडेंट के लिए कट ऑफ डेट होती है 31 अक्टूबर की, 31 अक्टूबर 2024 फॉर मे अटेम्प्ट। अमेंडमेंट इफेक्टिव कब से है? 1 नवंबर से। नोटिफिकेशन पहले आ चुका। इंस्टीट्यूट का कहना है नोटिफिकेशन की डेट नहीं देखेंगे, अमेंडमेंट इफेक्टिव 1 नवंबर से हो रही है, इसलिए मई वालों को नहीं पढ़ना है। सर प्लीज ध्यान रखिएगा, सीएमए अगर आपका सीएमए जून अटेम्प्ट है 25, तो आपको वो सारी अमेंडमेंट्स पढ़नी है जो इफेक्टिव कब से हो रही है? 1 नवंबर 2024 ऑनवर्ड्स। बाकी आप मेरे अमेंडमेंट्स के लेक्चर की सीरीज अभी अटेंड कर ही रहे हैं, मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा, ये मैं आपको पहले बता दिया, ठीक है? तो मोटा मोटी अगर आपका सीए इंटर में एग्जाम्स है ना, तो आपका 50% बर्डन डाउन हो गया अमेंडमेंट को लेके, कि सर बहुत सारी अमेंडमेंट्स 1 नवंबर से एप्लीकेबल है, इफेक्टिव है, और वो हमें नहीं पढ़नी क्योंकि हम सीए इंटर के में एग्जाम नहीं है, ठीक है? सर रिटर्न चैप्टर में है हम लोग। आपको जो सामने में भी मैं पढ़ाते समय बुक रेफर करूंगा, वो बुक मेरे जो सामने है वो 14th एडिशन जीएसटी बुक है, तो पेज नंबर शायद आपकी बुक से मैच ना करे, है ना? सर कॉम्पोजिशन स्कीम से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी अमेंडमेंट लेक्चर अपलोड कर रखा है, जीएसटी अमेंडमेंट पार्ट 1 बोल के। देखो पार्ट 1 में मैंने कॉम्पोजिशन स्कीम से रिलेटेड अमेंडमेंट डिस्कस कर ली, पार्ट 2 में मैंने प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड डिस्कशन कर लिया। अब हम लोग पार्ट 3 में है, जहां हम लोग रिटर्न चैप्टर का डिस्कशन कर रहे हैं। तो रिटर्न चैप्टर का डिस्कशन कर रहे हैं, तो इस डिस्कशन को एक बार समराइज कर ले जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सर कॉम्पोजिशन स्कीम वालों को एक एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ती है जीएसटीआर 4। कॉम्पोजिशन स्कीम वालों को जीएसटीआर 1 अप्लाई नहीं होता, 3B अप्लाई नहीं होता, जीएसटीआर 9 अप्लाई नहीं होता।
इनको क्वार्टरली टैक्स जमा करना पड़ता है CMP 08 में, और एक एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ती है GSTR 4 साल खत्म होने के बाद 30 अप्रैल को। सर आपके अब फाइनेंशियल ईयर से, फाइनेंशियल ईयर 24-25 से आपको 30 अप्रैल नहीं 30 जून 2025 याद रखना है। और अगर आप मान लो लेट से फाइल करते हैं तो लेट फी लगेगा। वो लेट फी कब से लगेगा? 1 जुलाई से लगेगा। पहले क्या देखते थे? 1 मई से लेट फी लगेगा। अब क्या देखना है? 1 जुलाई। पिछले साल तक क्या देखते थे? 30 अप्रैल 2024। अब करंट ईयर आपका ईयर चेंज है। कौन सा ईयर है? फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो उसके लिए GSTR 4 के रिटर्न, एनुअल रिटर्न कंपोजिशन स्कीम वालों के लिए फाइलिंग डेट 30 अप्रैल 2025 ना होके क्या होगी? 30 जून 2025। यही चीज मैंने आपको पेज नंबर हम लोग 11.1 पे है, GST 14th एडिशन की बुक। आप CA स्टूडेंट हो या CMA स्टूडेंट हो, सर बुक हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। ठीक, पिछले बैच तक CMA की 2 वॉल्यूम होती थी, इस बार दोनों वॉल्यूम मर्ज होके एक ही वॉल्यूम कर दी गई है, अराउंड 700 पेज की। तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, CA CMA कोर्स के हिसाब से आप बुक डाउनलोड कर सकते हैं, अमेंडमेंट बुकलेट डाउनलोड कर सकते हैं, पहले लेक्चर्स के लिंक भी ले सकते हैं। सर पेज नंबर 3 पे अगर हम लोग आते हैं, पेज नंबर 11.3 पे, तो यहां एक छोटी सी चेंजेस मैंने कर दी। अप्रैल का रेफरेंस था, इसमें क्या कर दिया? जून का रेफरेंस। बस एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है GSTR 4 के लिए। सर उसके बाद हम लोग थोड़ा अपने नोट्स में लास्ट में आ जाए। अगर हम अपने नोट्स में लास्ट में आ जाए, लेट फी का जहां पर डिस्कशन होता है पेज नंबर 11.37, तो यहां देखो लेट फी में कोई चेंज नहीं है। GSTR 4 की जो लेट फी है वही 20 रुपया पर डे, मैक्सिमम 500। अगर नील का केस है, नील का केस नहीं है तो 50 रुपया पर डे, मैक्सिमम 2000 CGST SGST मिला के। सर इसमें कोई चेंज नहीं है, बट इसकी कैलकुलेशन अब 1 मई से ना करके 1 जुलाई से करना, प्लीज ध्यान रखना। अच्छा, यहीं पर जब आए हैं तो मैं यहां एक और अमेंडमेंट बता दूं। यहां पर GSTR 7 के लिए एक अमेंडमेंट है, GSTR 7 के लिए एक अमेंडमेंट है। बात करते हैं GSTR 7 की। सर कंपोजिशन स्कीम से रिलेटेड डिस्कशन पहले भी हो चुका था, मैंने यहां समराइज कर दिया। लेट फी आप ध्यान रखना, डेट ध्यान रखना। लेट फी का मैंने यहां समराइज कर दिया, लिखने का भी मौका दूंगा, बोलूंगा वीडियो रोको, लिखो, लिख लेना। पेज नंबर का रेफरेंस मैं दे ही रहा हूं। सर GSTR 7, सर GSTR 7 क्या है? TDS रिटर्न, जिसको हम लोगों को मंथली सबमिट करना पड़ता है, मंथ खत्म होने के बाद अगले महीने की 10 तारीख तक। ऐसा पढ़ते हैं आप। सर TDS अंडर GST सेक्शन 51, अगर आप TDS के लिए लायबल हैं, मतलब TDS डिडक्टर की लिस्ट में आपका नाम फॉल कर रहा है, तो सेक्शन 24 में आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। ठीक, और जिस महीने आपने TDS डिडक्ट किया है उस महीने की, ध्यान रखना, जिस महीने की आपने TDS डिडक्शन की है उस महीने की आपको GSTR 7 जो रिटर्न है, GSTR TDS रिटर्न, उसको अगले महीने की 10 तारीख तक फाइल करना है। ऐसा आप क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ है? 1 नवंबर 2024 से अमेंडमेंट है इसमें। किसमें? GSTR 7 में, और उससे रिलेटेड लेट फी में अमेंडमेंट कब से है? 1 नवंबर 2024 से है। तो इसलिए मैंने देखो यहां क्या लिखा है, दिस अमेंडमेंट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर CA इंटर मे एग्जामिनी। लेकिन अगर आपका CMA अटेम्प्ट है जून और दिसंबर, तो आपको ये अमेंडमेंट पढ़नी है। आपका CA का एग्जाम सितंबर 25 और जनवरी 26 का है, तो ये अमेंडमेंट आपको पढ़नी है। क्या सर? अब आपको नील वाला GSTR 7 भी फाइल करना होगा। मतलब जैसे GSTR 1 है, अगर मान लो कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो हम लोग क्लास में क्या पढ़ते हैं? GSTR 1 नील वाला फाइल करना है, GSTR 3B नील वाला फाइल करना है। किसी मंथ में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, आपकी कोई परचेज नहीं है, कोई ITC का क्लेम नहीं है, तो आप अपना नील GSTR 1 फाइल करेंगे, नील GSTR 3B फाइल करेंगे। पढ़ते हैं क्लास में। इनफैक्ट कंपोजिशन स्कीम वालों को नील GSTR 4 फाइल करनी पड़ती है। ट्रांजैक्शन हो ना हो, हर महीने की रिटर्न फाइल करनी है, और नहीं तो लेट फी है। सर अब क्या आ गया है? TDS रिटर्न में भी अमेंडमेंट आ चुकी है। सर आपने किसी भी महीने, मान लो ऐसा कोई महीना चला गया जिसमें आप, मान लो आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, ठीक, गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पेमेंट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट 2,50,000 से ऊपर करते हैं, तो सेक्शन 51 में TDS काटना जरूरी है। उसके लिए TDS का रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। अब आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया, रजिस्ट्रेशन लेने के बाद उसके बाद ऐसा कोई महीना आया जिसमें आपने कोई पेमेंट ही नहीं की, कोई TDS डिडक्ट ही नहीं किया, तो
तो ही अब आपको 1 नवंबर 2024 ऑनवर्ड्स आपको जीएसटीआर 7 कि सर इस महीने मेरा कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, मेरी नील टीडीएस की लायबिलिटी है, और नील बोल के आपको जीएसटीआर 7 फाइल करना पड़ेगा। मतलब आपको हर महीने की जीएसटीआर 7 फाइल करनी पड़ेगी। अब पहले क्या होता था, जिस महीने में टीडीएस का डिडक्शन होता था उस महीने में आप जीएसटीआर 7 फाइल करते थे, टीडीएस का पैसा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से जमा करते थे, सामने वाले को उसका क्रेडिट मिलता था इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। अब हर महीने आपको फाइल करनी है, चाहे डिडक्शन हो या ना हो। ठीक, अब मान लो अब जीएसटीआर 7 में भी लेट फी है। हाँ सर, जीएसटीआर 7 की लेट फी है कितनी सर, वही 25 प्लस 25 50 रुपया पर डे, मैक्सिमम 1000 प्लस 1000 2000। सीजीएसटी एसजीएसटी को मिला दो तो 2000 रुपए की मैक्सिमम लेट फी है, और 25 प्लस 25 50 रुपया पर डे की लेट फी है इसमें। किसमें, जीएसटीआर 7 की लेट फी जो यहां पर मेंशन है, जो यहां पर मेंशन है पेज नंबर 11.38। सर आप सीए स्टूडेंट हो या सीएमए स्टूडेंट हो, लेट फी सबको पढ़ना है जीएसटीआर 7 से रिलेटेड, प्लीज ध्यान रखिएगा 11.38। ठीक, अब यहां एक छोटी सी अमेंडमेंट आई है कि अब मान लो आपका नील टीडीएस लायबिलिटी है, मतलब किसी भी महीने में आपका कोई टीडीएस आपने डिडक्ट नहीं किया, कोई टीडीएस डिपॉजिट नहीं करना है, तो आपका नील टीडीएस का लायबिलिटी हो गया, और उस महीने में आपकी नील जीएसटीआर 7 जाएगी। मान लो आपने इसको लेट से फाइल किया तो आपको वहां कोई लेट फी नहीं देनी है, बस ये अमेंडमेंट है। सर देखिए यहां पर हम लोग बात करें, देखिए यहां पर हम लोग बात करें कि अगर जीएसटीआर 4 नील वाला है तो आपको लेट फी देनी पड़ती है, जीएसटीआर 1 या 3B अगर आपका नील वाला है तो भी लेट फी देनी पड़ती है। लेकिन अब क्या ध्यान रखना है, एक जीएसटीआर 7 नील वाला हो तो ही आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है, प्लस अगर लेट से फाइल की हो तो लेट फी देने की कोई जरूरत नहीं है। यह अमेंडमेंट मई अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बाकी सभी बच्चों के लिए एप्लीकेबल है, सीए सीएमए आगे आने वाले अटेम्प्ट इंक्लूडिंग जून 25 सीएमए स्टूडेंट। ठीक है सर, एक बार यहां तक लिख लीजिए। देखिए टीडीएस के नोट्स में हमने ये कवर कर लिया। अगर मैं अपनी बुक की बात करूं, 14th एडिशन की जो मेरी जीएसटी बुक है उसमें ये अमेंडमेंट टीडीएस को लेके जो बताया मैंने सर 2B.2 में पहले ये 3 लाइन हुआ करती थी, जिसमें लिखा हुआ था कि उसी महीने का टीडीएस रिटर्न जाएगा जिस महीने कोई डिडक्शन हुआ है, जिस महीने कोई डिडक्शन हुआ है, फॉर द मंथ इन विच सच डिडक्शन हैव बीन मेड। अब क्या लिखा हुआ है, फॉर एवरी कैलेंडर मंथ। यहां पर मैंने देखो क्लैरिटी भी दे दी है, मतलब गवर्नमेंट ने ही प्रोविजन अमेंड कर दिया है। सर टीडीएस रिटर्न का प्रोविजन कहां है, सेक्शन 39(3) रिटर्न चैप्टर में भी है सर ये। हाँ सर है ये। सर 2B.2 लैंग्वेज यहां पर थोड़ी सी गवर्नमेंट ने चेंज कर दी है, जिसका ओवरऑल इंपैक्ट क्या है, आपका डिडक्शन किसी मंथ में हो या ना हो, आपको उस महीने की टीडीएस रिटर्न भी फाइल करनी है। ठीक, यहां अमेंडमेंट कब से इफेक्टिव है, 1 नवंबर से। मैंने डिस्क्लेमर दे दिया है, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मे बट अदरवाइज और बाकी अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है। सर पहले 10 तारीख का रेफरेंस सेक्शन के अंदर था, अब यहां 10 तारीख का रेफरेंस सेक्शन के अंदर हटा के क्या कर दिया है, रूल के अंदर कर दिया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता यहां पे। सर आपका एग्जाम कभी भी हो, आपको यह ध्यान रखना है कि टीडीएस की रिटर्न जीएसटीआर 7 में जाती है अगले महीने की 10 तारीख। अब अमेंडमेंट क्या है, 10 तारीख का रेफरेंस पहले सेक्शन 39(3) के अंदर था, वहां से हटा के रूल्स के अंदर कर दिया, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये एक शिफ्टिंग किया है बस, ओवरऑल इंपैक्ट सेम है। हाँ अगर आप सीए इंटर में एग्जाम नहीं है तो आपसे पूछा जाए कि है ना, मान लो किसी महीने में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, कोई टीडीएस नहीं हुआ, तो टीडीएस की जो जीएसटीआर 7 रिटर्न फाइल करनी है क्या, आपको बोलना है नहीं। कौन, किसको बोलना है, सीए इंटर में एग्जामिनी को। बाकी सारे बच्चे बोलेंगे हाँ मैंडेटरी हो गया, 1 नवंबर से ये अमेंडमेंट हो गई एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हमने ये कवर कर लिया पेज 2B.2 की टीडीएस से रिलेटेड अमेंडमेंट्स, जो सेक्शन के अंदर हुई और जो रूल्स के अंदर हुई। ठीक सर, यहां पर मैंने नोट्स में नहीं लिखा है, इस नोट्स में जो आपके सामने है 11.37 11.38 यहां पर मैं नहीं लिखा हूं। आगे जो मेरे नोट्स अपडेट होंगे मैं उसमें यहां पर लिख दूंगा कि 1 नवंबर 2024 के बाद जो भी नील वाली जीएसटीआर 7 जाएगी उस पे लेट फी नील है, वहां लेट फी देने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा जीएसटीआर 7 जिसके अंदर टीडीएस पेमेंट करने की लायबिलिटी नील है, क्योंकि उस महीने कोई टीडीएस ही नहीं था, तो वहां पर आपको लेट फी देने की जरूरत नहीं है।
बाकी लेट फी आपका, इसमें कोई चीज नहीं है। डन, ये भी डन। अब देखिए, ये डिस्कशन से मैंने आपका ये वाला डिस्कशन कंप्लीट कर लिया। जो मेरे नोट्स में अगर हम बात करें तो देखिए, ये अमेंडमेंट डिस्कस कर लिया। पेज नंबर 11.22 पे यहां वाली अमेंडमेंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली कि सर टीडीएस रिटर्न अब हर महीने के लिए मैंडेटरी हो गया है, चाहे उस महीने में टीडीएस हो या ना हो, इफेक्टिव फ्रॉम 1 नवंबर। और प्लीज कोई भी अमेंडमेंट में अगर ऐसी डेट लिखी हुई है इफेक्टिव फ्रॉम 1 नवंबर, तो सीए इंटर में एग्जाम नहीं, ध्यान रखना, आपको उस अमेंडमेंट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पूरे नोट्स में, पूरे बुक में। अब जो मेजर अमेंडमेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, उसमें आते हैं। सर रिटर्न चैप्टर की ये जो अमेंडमेंट सब थी, ये सब तो ऐसे ही थी। जो मेन अमेंडमेंट है वो है जीएसटीआर 1A। सर एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है जीएसटीआर 1A का। आप क्लास के अंदर क्या पढ़े हुए हैं? जीएसटीआर 1 का कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं। सर 1 से रिपोर्टिंग होती है, 1 में जब रिपोर्टिंग होती है तो सामने वाले को जीएसटीआर 2A में पता चलता है, 2B में पता चलता है, जिसके बेसिस पर वो आईटीसी लेता है। ये भी क्लास में पढ़े हुए हैं। जीएसटीआर 1 में रिपोर्टिंग करते हैं तो मेरी लायबिलिटी निकल के आती है जीएसटीआर 3B में, ये भी आपको पता है पहले से क्लास में। आप रिटर्न चैप्टर पढ़े हुए हैं, आपको ये सब बात पहले से पता है कि सर स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई सबमिट करना पड़ता है सप्लायर को। सर जीएसटीआर 1 में सेक्शन 37 स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, रजिस्टर्ड सप्लायर जो भी मंथली या क्वार्टरली बेसिस पर, अगर वो क्यूआरएमपी स्कीम फॉलो कर रहा है तो क्वार्टरली, नहीं तो मंथली। मंथली के लिए ड्यू डेट क्या है? अगले महीने की 11 तारीख। क्वार्टरली के लिए क्या ड्यू डेट है? सर क्वार्टर खत्म होने के बाद अगले महीने की 13 तारीख। सर जीएसटीआर 1 फाइल करने के बाद आपका डेटा जीएसटीआर 3B में जाता है, जिससे आपकी जीएसटी की लायबिलिटी निकल के आती है, और सामने वाले के जीएसटीआर 2A 2B में जाता है, सामने वाला अगर रजिस्टर्ड है, जिससे सामने वाले को क्या पता चलता है? आईटीसी, मेनली जीएसटीआर 2B से। इतना पढ़ते थे आप लोग क्लास में। अब एक नया प्राणी आ गया है, कौन? जीएसटीआर 1A। क्या कहता है? क्या कहता है? आइए पढ़ते हैं। सर अब जो भी डिस्कशन करना है ना हमें इस चैप्टर में, जीएसटीआर 1A का ही डिस्कशन करना है, ठीक? सर आप रजिस्टर्ड पर्सन है, आप क्यूआरएमपी स्कीम में है, और से हम क्वार्टर 3 की बात कर रहे हैं, अक्टूबर से दिसंबर 2024। हमारा रेफरेंस क्या है? फाइनेंशियल ईयर 24-25। प्लीज ध्यान रखिएगा, अब जो अमेंडमेंट डिस्कस कर रहे हैं ना, वो आपको 4-5 मार्क्स दिला सकता है। और हम डिस्कस कर रहे हैं रिटर्न चैप्टर की मेन अमेंडमेंट्स जीएसटीआर 1A को लेके, जो मैं डिटेल्ड एग्जांपल के साथ बता रहा हूं आपको। सर हम फाइनेंशियल ईयर 24-25 में एक क्वार्टर की बात करते हैं क्यूआरएमपी स्कीम वालों के लिए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का क्वार्टर। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसको एक ही बार जीएसटीआर 1 फाइल करना है और एक ही बार जीएसटीआर 3B फाइल करनी है। क्लियर? लेकिन इसको एक इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी मिलेगी B2B वाले ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करने के लिए, ताकि सामने वाला आईटीसी ले सके, अगर सामने वाला मंथली स्कीम में है तो, है ना? तो सर जीएसटीआर 1 क्वार्टरली है, क्यूआरएमपी स्कीम में जीएसटीआर 1 क्वार्टरली है, बट क्लास में क्या पढ़ते हैं कि इनको क्वार्टर के पहले 2 महीने के लिए इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी मिलेगी B2B ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करने के लिए, ताकि सामने वाला आईटीसी ले सके। तो सर अक्टूबर 2024 के लिए क्या मिलेगा? इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, जिसको कब तक फाइल कर देना है? अगले महीने की 13 तारीख तक। फिर नवंबर महीने के लिए क्या मिलेगा? इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, इसको कब तक फाइल कर देना है? अगले महीने की 13 तारीख तक। अब आपने कुछ इनवॉइस की रिपोर्टिंग अक्टूबर नवंबर के लिए कर दी इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके, जो B2B ट्रांजैक्शन से रिलेटेड थे। क्या उनकी रिपोर्टिंग फिर से करनी पड़ेगी जीएसटीआर 1 में? नहीं करनी पड़ेगी। तो सर दिसंबर 24 में मान लो आपके इस क्वार्टर में टोटल 15 इनवॉइसेस हैं, 15 में से 2 की रिपोर्टिंग आपने पहले कर दी, अक्टूबर की बाय 13 नवंबर की बाय 13 दिसंबर। तो अब 15 में से 2 की रिपोर्टिंग कर दी तो कितने बचे? 13 इनवॉइसेस की रिपोर्टिंग आप दिसंबर के जीएसटीआर 1 में कर दो, जिसको कब तक फाइल करना है? 13 जनवरी तक। अब इनमें से कहीं भी तुमको लगता है कि एरर हो गया है और ट्रांजैक्शन मिस्ड हो गया है,
ट्रांजैक्शन मिस्ड, मतलब कुछ इनवॉइसेस की रिपोर्टिंग करना तुम भूल गए सर, या फिर तुमने रिपोर्टिंग जो की है चाहे इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में की हो या GSTR1 में की हो। सर इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके जो तुम इनवॉइस रिपोर्ट करते हो ना, उसकी रिफ्लेक्शन GSTR1 में आ जाती है। तो एरर आपका कहीं भी हो सकता है, क्वार्टरली स्कीम में हो, एरर कहीं भी हो सकता है। सर इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू जो आपने इनवॉइस अपलोड की उसमें एरर हो सकता है, और या फिर GSTR1 जो फाइल किया आपने बाय 13 जनवरी तक उसमें एरर हो सकता है। तो सर इसमें एरर हो गया, या फिर आपने फ्यू इनवॉइसेस मिस्ड, फ्यू इनवॉइसेस मिस कर गए रिपोर्टिंग करना। तो अमेंडमेंट के पहले क्या था, आप लोग क्या क्लास में पढ़ते थे कि अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी है, कोई एरर कर दिया है या इनवॉइस की रिपोर्टिंग नहीं कर पाए हैं, तो अब वेट कीजिए अगले क्वार्टर का, अगले महीने के GSTR1 का, उसमें अमेंडमेंट टेबल के थ्रू आप अमेंड कीजिए। जिसमें आप कोई गलती हुई है तो ठीक कर दीजिए, कोई इनवॉइस मिस हुई है तो उसकी रिपोर्टिंग कर दीजिए। हम लोग पहले क्या पढ़ते थे, एक बार जो रिपोर्टिंग हो गई, अब इसको आप अमेंड रिवाइज नहीं कर सकते, ना इसको कर सकते हैं ना 3B को कर सकते हैं। फिर ठीक कैसे करेंगे, अगले क्वार्टर की, अगले महीने की जो GSTR1 आप फाइल करेंगे उसमें आपको अमेंडमेंट टेबल मिलेगा, वहां आप अपनी गलती को ठीक करेंगे। पहले ये पढ़ते थे। अब अमेंडमेंट क्या आई है, आप इन गलती को, इस एरर को GSTR1A के थ्रू ठीक कर सकते हैं सेम मंथ में। जैसे दिसंबर का GSTR1 फाइल कर दिया ना, फाइल करने के बाद दिसंबर मंथ के लिए आपको, मतलब इस क्वार्टर के लिए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्वार्टरली है, तो इस क्वार्टर के लिए तुमको GSTR1 मिलेगा। अपनी गलती ठीक कर दो, कोई मान लो अमाउंट गलत लिख दिए हो, रेट गलत लिख दिए हो, वो सब आप ठीक कर दो। और कोई इनवॉइस मिस कर गए हो तो उस नए इनवॉइस की भी रिपोर्टिंग कर दो GSTR1A में बिफोर फाइलिंग 3B, क्योंकि अब अगला काम क्या है आपका, 3B फाइल करना। तो अब आपको अगले महीने का GSTR1 या अगले क्वार्टर का GSTR1 का वेट करने की जरूरत नहीं है अपने एरर को ठीक करने के लिए। नहीं मैं तुम्हें यह बोल रहा हूं कि रिवाइज GSTR1 को रिवाइज नहीं कर सकते, लेकिन अब हम एक नया स्टेटमेंट फाइल कर सकते हैं, क्या, GSTR1A, जो कि ऑप्शनल है, जो कि क्या है, ऑप्शनल है। सर क्वार्टरली वाले के लिए भी ऑप्शन है ये, हाँ, और मंथली वाले के लिए भी ऑप्शन है। अदर केसेस मान लो आप QRMP में नहीं है तो आपको मंथली कंप्लायंस करना होगा। से दिसंबर 24 का GSTR1 आपको फाइल करना है 11 जनवरी तक, आपने फाइल कर दिया, उसमें कोई एरर आ गया। अब एरर आप दो तरीके से ठीक कर सकते हैं, एक अगले महीने की GSTR1 के अमेंडमेंट टेबल के थ्रू, और या फिर अभी सेम मंथ में 11 जनवरी तक GSTR1 फाइल कर दो, उसके बाद 1A के थ्रू आप अपने एरर को ठीक कर दो। ये 1A का कॉन्सेप्ट नया आ गया। सर क्या बोलता है, बिफोर अमेंडमेंट आपके GSTR1 फाइल कर दिया आपने, अब क्वार्टरली स्कीम में फाइल की या मंथली स्कीम में फाइल की कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लीज ध्यान रखना, एक बात मैं यहां बता दूं, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में अगर आपने कोई गलती कर दी है तो उसको आप इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी को अमेंड करने का कोई ऑप्शन नहीं है। एक, सर क्या हम इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज करके जो हम लोग इनवॉइस अपलोड किए हैं उसको चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सर GSTR1 जो फाइल किए उसको अमेंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। GSTR1 को अमेंड नहीं कर सकते, उसके अंदर की एंट्री को ठीक कर सकते हैं किसके थ्रू, GSTR1A के थ्रू, फाइल करने के बाद सेम मंथ में। सर क्या था, आप पहले अमेंडमेंट के पहले क्या सिचुएशन थी, सर GSTR1 फाइल कर दी, अब हमें कोई मिस्टेक मिली, कोई एरर मिला, तो उसके लिए क्या करते थे, नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट क्वार्टर के GSTR1 का वेट करते थे, उसके अमेंडमेंट टेबल के थ्रू आप करेक्शन करते थे, और फिर उसका इंपैक्ट वही उसी मंथ के GSTR3B में जाता था, टैक्स और इंटरेस्ट पे करना पड़ता था। यानी आपको एक महीने का वेट करना पड़ता था या एक क्वार्टर का वेट करना पड़ता था किसी भी एरर को ठीक करने के लिए, या फिर किसी भी इनवॉइस को जिसकी रिपोर्टिंग आपने मिस कर दी है उसको ठीक करने के लिए। अब एक नई अमेंडमेंट ऑप्शन आ गया है, टू फाइल GSTR1A, ऑप्शन है, मैंडेटरी नहीं है। क्या सर ये क्या ऑप्शन है, तुमने GSTR1 फाइल कर दिया, ठीक, और अभी तक तुमने GSTR3B फाइल नहीं किया है, सेम मंथ की बात हो रही है, सर सेम मंथ से दिसंबर,
से दिसंबर 24। सर दिसंबर 24 का GSTR1 फाइल कर दिया, हाँ, लेकिन उसका 3B फाइल नहीं किया है, नहीं किया है, ठीक। और सर मुझे अब कुछ गलतियां मिल गई हैं, मैंने सर रिपोर्टिंग में गलती कर दी, स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई में सर अमाउंट गलत लिख दिया, इनवॉइस एक भूल गया, 5 इनवॉइस थे, 4 की रिपोर्टिंग की, 1 की नहीं की। तो अब आप क्या कर सकते हो सर, GSTR1A में GSTR1 फाइल करने के बाद 3B से पहले आप GSTR1A फाइल करके आप अपनी गलती को अमेंड कर सकते हो, नई इनवॉइस की रिपोर्टिंग कर सकते हो, ठीक। प्लीज ध्यान रखना, जैसे कि दिसंबर 24 के मंथ के लिए GSTR1 का ड्यू डेट था 11 जनवरी, तुमने मान लो फाइल कर दिया 5 जनवरी को, तो तुमको GSTR1A ऑप्शन मिलेगा कब से, फ्रॉम द ड्यू डेट 11 जनवरी से। तुम मान लो 7-8 जनवरी को GSTR1A फाइल करना चाहते हो, नहीं मिलेगा, तुमको अपने ड्यू डेट तक का वेट करना पड़ेगा। सर ड्यू डेट क्या थी मंथली में, मंथली के लिए तुम मंथली स्कीम फॉलो कर रहे हो, QRMP नहीं फॉलो कर रहे हो, मंथली। GSTR1 की फाइल की करने की ड्यू डेट क्या है, 11 जनवरी, तुमने सही गलत फाइल कर दिया 5 जनवरी को। अब तुम्हारे को उसमें कुछ गलती मिली है, कुछ इनवॉइस की रिपोर्टिंग गलत कर दी है और कुछ इनवॉइस की रिपोर्टिंग नहीं की है, तो अब क्या करोगे तुम, सेम मंथ दिसंबर 24 के लिए तुम 3B फाइल करने से पहले क्या फाइल करना चाहोगे, 1A। तो बोलता है तुमको 11 जनवरी तक का वेट करना पड़ेगा, तुम 7-8 जनवरी को फाइल नहीं कर सकते, तुमको अपने ड्यू डेट का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद तुमको 1A फाइल करने का ऑप्शन मिलेगा, कब तक, जब तक तुम 3B फाइल ना कर दो। सर मान लो मैंने GSTR1 लेट से फाइल किया, तो 15 जनवरी को फाइल किया, तो तुमको फाइल करने के बाद 15 जनवरी से 1 फाइल करने के बाद 1A फाइल करने का ऑप्शन मिल जाएगा, कब तक, 3B जब तक फाइल ना कर दो तब तक। सेम मंथ की बात हो रही है सर, यहां पर हम अगले मंथ अगले क्वार्टर की नहीं बात कर रहे, सेम मंथ। GSTR1 फाइल कर चुके हैं, 1A फाइल करना है, 3B से पहले करना है। सर 3B फाइल कर दी उसके बाद 1A फाइल नहीं हो सकता। सर 1 फाइल कर दी फिर 3B भी फाइल कर दी, मान लो आपने GSTR1, सर आपने GSTR1 फाइल कर दी कब, 5 जनवरी 2025 को। अब आपने 3B भी फाइल कर दी, 3B फाइल कर दी कब से, 18 जनवरी 2025 को। अब इसके बाद आप GSTR1A फाइल करना चाहते हैं, कैन नॉट बी फाइल्ड, कैन नॉट बी फाइल्ड। हम ये दिसंबर के लिए बात कर रहे हैं सर। अब आपके पास एक ही रास्ता है, क्या, अगले महीने अमेंडमेंट टेबल के थ्रू अपनी गलतियों को सुधारो, अगले महीने की GSTR1 में, अगले क्वार्टर की GSTR1 में, क्योंकि तुमने 3B फाइल कर दी, ठीक। एक ध्यान रखना ये। और सर 1 जल्दी फाइल कर दी तुमने, 11 जनवरी को ड्यू डेट था, 5 जनवरी को ही फाइल कर दी, तो क्या मैं अब 6 तारीख 7 तारीख 8 तारीख को 1A फाइल करके अपनी गलती ठीक कर सकता हूं, नहीं। यू हैव टू वेट फॉर द ड्यू डेट, ड्यू डेट एक बार आ जाए उसके बाद ही तुमको 1A का ऑप्शन मिलेगा। और सर 15 जनवरी को तो तुम ड्यू डेट क्रॉस कर लिए, तो 1 फाइल कर दो 15 जनवरी को, लेट से फाइल किया 15 जनवरी। सर नॉर्मली QRMP वालों के लिए 13 तारीख है, नॉर्मल वालों के लिए 11 तारीख है अगले महीने की, आपने 15 को फाइल की है, फाइल करते ही तुमको 1A का ऑप्शन मिल जाएगा। कब तक मिलता रहेगा, जब तक तुम 3B फाइल ना कर दो। सर हम ये 1A कितनी बार फाइल कर सकते हैं, पर मंथ एक ही बार फाइल कर सकते हो, पर मंथ या पर क्वार्टर, जब भी तुमको ऑप्शन मिलेगा, मंथली है तो मंथली, क्वार्टर है तो क्वार्टर। सर तुम एक बार 1 फाइल करके तुम 2-3 बार 1A फाइल करना चाहते हो, ऐसे नहीं हो सकता। 1 और 3B के बीच में एक बार तुम 1A फाइल कर सकते हो, बट प्लीज ध्यान रखना, अगर तुम्हारी गलती GSTIN की है तो तुम GSTIN को चेंज नहीं कर सकते थ्रू GSTR1A, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर सर क्या करें, सर मैंने गलत GSTIN कोट कर दिया, आपने रेसिपिएंट का GSTIN नंबर गलत कोट करके GSTR1 फाइल कर दी, 1A के थ्रू ठीक नहीं हो सकता ये। अब आप अगले टैक्स पीरियड की, अगले महीने अगले क्वार्टर का GSTR1 का वेट करो, वहां अमेंडमेंट टेबल के थ्रू आप GSTIN अपडेट कर देना, सामने वाले को ITC मिल जाएगा। कुछ लिमिटेशंस है किसकी, GSTR1A की, जो ये नया स्टेटमेंट आया है, ऑप्शनल है और एक टाइम बाउंड स्टेटमेंट है ये। सर
अब एक नया कॉन्सेप्ट देखिए, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अभी बुक में ले जाऊंगा प्रोविजंस में, बट मैं बुक प्रोविजन से पहले चाहता हूं कि एग्जांपल्स के थ्रू इन सबको ठीक आपको बता दूं अच्छे से, फिर बुक में जाके रीडिंग करने का काम बचेगा। सर एक एग्जांपल ले रहे हैं, जनवरी 25 आप मंथली स्कीम में है, जनवरी 25 के लिए GSTR1 आपने फाइल कर दी कब? 5 जनवरी को। 2 इनवॉइस की रिपोर्टिंग कर दी आपने अच्छे से, लेकिन एक इनवॉइस मिस कर गया आप। अब क्या कीजिए आप? उस इनवॉइस की रिपोर्टिंग किसके थ्रू कर दीजिए? 1A के थ्रू कर दीजिए। 1A किसका? जनवरी महीने का ही ना? हाँ, जनवरी महीने का ही GSTR1 और जनवरी सेम मंथ का GSTR1A के थ्रू आप इनवॉइस 3 की रिपोर्टिंग कर सकते हैं और आप इसको फाइल कर दीजिए कब? से 16 जनवरी को। सर आपको अपने ड्यू डेट का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसको फाइल कर सकते हैं। आप सोचेंगे कि 8 जनवरी को फाइल कर दें, सर 1 फाइल कर दिया है 5 जनवरी को, तो 1A सोचेंगे आप 8 जनवरी को फाइल करें, तो नहीं। 1A के लिए आपको अपने GSTR1 का ड्यू डेट का वेट करना पड़ेगा। ड्यू डेट है 11 जनवरी, 11 जनवरी का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही तुमको GSTR1A फाइल करने को मिलेगा। अब सर तुमने अपनी गलती तो ठीक कर दी 1A के थ्रू, लेकिन इसका नुकसान सामने वाले को होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपको पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? सर मैंने 1 की रिपोर्टिंग कर दी, 1A की रिपोर्टिंग कर दी, अब इससे क्या होगा? सामने वाले को ITC मिलेगा। सामने वाले को ITC किस में मिलेगा? 2B में, रेसिपिएंट को। यही तो पढ़ते हैं। सर मैंने अगर GSTR1 में रिपोर्टिंग की है तो जिसके बेसिस पर सामने वाले को ITC मिलेगा 2B में, तो क्या सर 1A की रिपोर्टिंग से भी सामने वाले को ITC मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा, लेकिन 1 महीना लेट से मिलेगा, 1 महीना लेट से मिलेगा। सर ट्रांजैक्शन कौन से महीने का था? जनवरी महीने का। सर इनवॉइस जनवरी महीने की थी, ये सब इनवॉइस 1, 2, इनवॉइस 3 ये सब जनवरी महीने की थी। सॉरी, जनवरी की जगह यहां पर मुझे दिसंबर लेना पड़ेगा, दिसंबर 24। ठीक है सर, जनवरी का मतलब है 5 फरवरी लेना चाहिए था। मेरे सारे एग्जाम्पल में हम जनवरी ले रहे हैं, तो यहां पर मैं दिसंबर कर देता हूं, यहां पे दिसंबर 24 कर देता हूं और यहां पे मैं जनवरी 25 कर देता हूं। करेक्शन, कोई टेंशन नहीं लो। सर ध्यान से देखो, कौन सा महीना है? दिसंबर 24। दिसंबर 24 का GSTR1 तुमने फाइल कर दिया कब? 31 दिसंबर के बाद 5 जनवरी को। इसमें तुमने दिसंबर की 2 इनवॉइस की रिपोर्टिंग अच्छे से कर दी, एक मिस कर गए। अब उस मिस वाले इनवॉइस की रिपोर्टिंग तुमको किससे करनी पड़ेगी? 1A से करनी पड़ेगी। कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। सर 1 और 2 में कोई एरर होता तो उसको भी ठीक कर सकते थे? हाँ कर सकते थे। और कोई नई इनवॉइस रिपोर्टिंग कर सकते हैं 1A में? हाँ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुमको अपने साइकिल का वेट करना पड़ेगा, 11 जनवरी का वेट करना पड़ेगा। तुम्हारा दिसंबर के लिए मंथली स्कीम में GSTR1 फाइल करने की ड्यू डेट क्या है? 11 जनवरी। तो तुम 11 जनवरी के बाद ही GSTR1A फाइल कर सकते हो से 16 जनवरी। अब इससे क्या होगा? जैसे ही मैंने GSTR1 फाइल किया, इनवॉइस 1 और इनवॉइस 2 का ITC सामने वाले को मिलेगा 2B में, रेसिपिएंट को, और वो ITC उसको दिसंबर 24 में ही मिल जाएगा। बट क्या इनवॉइस 3 का ITC सामने वाले को दिसंबर में मिलेगा? दिसंबर मंथ के लिए नहीं मिलेगा, उसको उसका ITC 1 महीना लेट जनवरी में मिलेगा। प्लीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि साइकिल 11 जनवरी की क्रॉस कर गई है। हमने रिपोर्टिंग कब की है? 16 जनवरी को। तो अब 16 जनवरी को रिपोर्टिंग की, रिपोर्टिंग कब तक कर जानी चाहिए थी? क्लास के अंदर पढ़े हैं, रिपोर्टिंग 11 जनवरी तक कर देते तो सामने वाले को दिसंबर में ही ITC मिल जाता, लेकिन हमने 11 जनवरी के बाद रिपोर्टिंग की है। रिपोर्टिंग का ऑप्शन ही नहीं है 1A का, 1A को 11 जनवरी के बाद ही करना पड़ेगा। तो सर कब किया? 16 जनवरी, जिसके कारण इनवॉइस 3 का ITC मिलेगा सामने वाले को। सर 1A से डेटा निकल के जाएगा सामने वाले के 2B में, लेकिन उसको ITC 1 महीना लेट से मिलेगा। और प्लीज ध्यान रखिएगा, मेरे लिए सप्लायर के लिए GSTR1 में रिपोर्ट करेगा तो उससे उसकी टैक्स लायबिलिटी आएगी 3B में जाएगी, और 1A में रिपोर्टिंग करने से भी उसकी लायबिलिटी 3B में जाएगी। अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा? अपना रिटर्न फाइल करके टैक्स जमा कर देगा। इससे फायदा क्या होगा सप्लायर को इंटरेस्ट बचेगा, लेकिन रेसिपिएंट को नुकसान क्या होगा? ITC लेट से मिलेगी, 1 महीना लेट से मिलेगी ITC कम से कम।
बाकी बाकी मान लो तुम 3B फाइल ना करो, सर जब तक तुम 3B फाइल नहीं करोगे तब तक तुम 1A फाइल कर सकते हो। यहां पर देखो क्या लिखा है, अप टू द फाइलिंग ऑफ 3B डेट। 3B तुम 2 महीना फाइल मत करो, तुम अगले 2 महीने तक 1A फाइल कर सकते हो। लेकिन फिर ध्यान रखना है क्या, वही साइकिल आपको देखनी पड़ेगी 12 तारीख से 11 तारीख या फिर 14 तारीख से 13 तारीख आईटीसी के लिए, जो हम लोग क्लास में पढ़ते हैं। तो जैसे यहां पर 16 जनवरी को फाइल किए हो जीएसटीआर 1A, तो इसका क्रेडिट दिसंबर में नहीं मिलेगा, जनवरी में मिलेगा। बाकी दोनों का दिसंबर में मिल जाएगा और उस पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मोटा मोटी यही ओवरऑल डिस्कशन है जो अब हम लोग किताब में विद द रेफरेंस ऑफ सेक्शन और रूल्स पढ़ने वाले हैं। मोटा मोटी यही आपकी अमेंडमेंट है रिटर्न चैप्टर की। अब लॉ देख लेते हैं और वहां पर समझते समय कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा तो बता दूंगा, साथ साथ बता दूंगा। सर पेज नंबर 3 के बाद 7 में क्या चेंजेस है सर, यही है 7 में। सर रूल 59 के अंदर अमेंडमेंट्स करके 1A का रेफरेंस आया। हम यहीं पे जीएसटीआर 1 का रेफरेंस लेते हैं, मंथली के लिए मंथली, क्वार्टरली के लिए क्वार्टरली। अब देखिए यहां पर एक नया पॉइंट ऐड हो गया, सर ये जो अमेंडमेंट आई है 1A वाली कब से इफेक्टिव है, 10 जुलाई 2024 से। इसलिए मैंने अपने एग्जाम्पल कौन से लिए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाले। देखिए क्या लिखता है लॉ, द सेड पर्सन में, यानी ऑप्शनल है ये, मे का मतलब मैंडेटरी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। आफ्टर फर्निशिंग द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इन द फॉर्म जीएसटीआर 1 फॉर द टैक्स पीरियड। अब वो मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है। तुमने जीएसटीआर 1 फाइल कर दी, हाँ, 3B नहीं, बट बिफोर फाइलिंग ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 3B फॉर द सेम टैक्स पीरियड एट हिज ओन ऑप्शन। तुमको ऑप्शन है, तुमने जो डिटेल फर्निश की है जीएसटीआर 1 में और अब तक तुम 3B फाइल नहीं की हो, तो उस डिटेल को तुम अमेंड भी कर सकते हो। एरर था सर अमेंड कर दो, सर कुछ इनवॉइसेस छूट गई, फर्निश एडिशनल डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इन द फॉर्म जीएसटीआर 1A। मैनुअली नहीं सर, इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन पोर्टल या फिर थ्रू फैसिलिटेशन सेंटर, ये मैनुअली नहीं है। प्लीज ध्यान रखिएगा, रूल 59 को अमेंड करके एक ऑप्शन दिया गया, 1 फाइल कर चुके हैं, 3B फाइल नहीं किए हैं, बस उसी मंथ के लिए आप 1 फाइल करने के बाद 1A भी फाइल कर सकते हैं, जो कि ऑप्शनल है। और उसमें आप अपनी जीएसटीआर 1 की एरर को अमेंड भी कर सकते हैं और नए इनवॉइसेस की डिटेल भी दे सकते हैं। अमेंडमेंट में ध्यान रखना है, आगे बताऊंगा आगे के पेजेस में, जीएसटीआईएन नंबर चेंज नहीं कर सकते आप थ्रू जीएसटीआर 1A, वो सब आगे लिखा हुआ बताऊंगा। सर पेज नंबर 11.7, सर क्या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू जो हम कोई चेंजेस करेंगे वो भी अमेंड हो सकता है? हाँ हो सकता है सर, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू जो भी आपने रिपोर्टिंग की है वो फिर जीएसटीआर 1 में क्लब्ड हो जाती है। सर जनवरी फरवरी में आप क्या फाइल करते हैं, हर क्वार्टर के शुरू के 2 महीने में आप क्या फाइल करेंगे, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू इनवॉइस का डिटेल देंगे। अब जैसे आप जीएसटीआर 1 मार्च का फाइल कर देंगे तो जनवरी फरवरी मार्च का डेटा उसके अंदर आ जाएगा। अब आपको वहां गलती ठीक करनी है तो आप जीएसटीआर 1A के थ्रू गलती ठीक कर सकते हैं, वो गलतियां भी ठीक कर सकते हैं जिसकी रिपोर्टिंग आपने इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू की हुई है। क्या हम ये पढ़ रहे हैं कि जीएसटीआर 1 अमेंड कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, जीएसटीआर 1 के अंदर की गलतियों को अमेंड कर सकते हैं बाय फाइलिंग जीएसटीआर 1A, ठीक। और उसमें वो गलतियां भी ठीक कर सकते हैं जो गलतियां तुमने रिपोर्टिंग गलत की थी, किसमें, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में, क्योंकि वो तुम्हारे जीएसटीआर 1 का पार्ट बन जाता है क्वार्टरली जीएसटीआर 1 में, ठीक। क्लास के अंदर पढ़े हुए ये वाली बात हम लोग, क्या कि इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू जो भी इनवॉइस की रिपोर्टिंग करते हैं उसको दोबारा रिपोर्ट जीएसटीआर 1 जब आप हर क्वार्टर में आप फाइल करते हैं तो दोबारा करने की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिक डेटा अपडेट कर लेता है अपना, ठीक है। पेज नंबर 7 से बाहर निकले, लॉ का डिस्कशन हो गया यहाँ पे। अब 8वें पेज पे, सर ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुई है। सर जीएसटीआर 1 हम लोग क्लास में पढ़ते हैं, जीएसटीआर 1 में आप क्या रिपोर्ट करते हैं, तो इनवॉइस वाइज डिटेल रिपोर्ट करते हैं और कंसोलिडेटेड डिटेल्स रिपोर्ट करते हैं, ठीक। इसमें एक लिमिट होती थी 2,50,000 की, वो लिमिट 1 अगस्त 2024 से
कम करके कितनी कर दी है? 1 लाख रुपए। यानी अगर आपका इंटर स्टेट सप्लाई है B2C अनरजिस्टर्ड पर्सन को और इनवॉइस की वैल्यू 1 लाख रुपए से ज्यादा है तो उसकी इनवॉइस वाइज रिपोर्टिंग करनी होगी, ना कि कंसोलिडेटेड। पहले लिमिट थी 2,50,000, अब घटा के कितनी कर दी है? 1 लाख रुपए। और सर 1A में जो रिपोर्टिंग करते हैं सेम ये चीज कॉपी पेस्ट हो गई है किसके लिए? 1A के लिए भी। सर जिस चीज की रिपोर्टिंग आप GSTR 1 में कर सकते हैं सेम चीज की रिपोर्टिंग आप मिस कर गए। सर GSTR 1 में रिपोर्टिंग करना मिस कर गए तो GSTR 1A में रिपोर्टिंग कर दो। रिपोर्टिंग करने का नियम वही है क्या? अगर मेरा ट्रांजैक्शन B2B है, रजिस्टर्ड पर्सन को है, तो इंट्रा हो या इंटर इनवॉइस वाइज डिटेल देना। और अगर ट्रांजैक्शन B2C है लार्ज, अब लार्ज में पहले देखते थे 2,50,000, अब क्या देखना है? 1 लाख। कि अगर तुम्हारी इंटर स्टेट सप्लाई है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को है, इनवॉइस वैल्यू 1 लाख से अधिक है तो उसकी इनवॉइस वाइज डिटेल जाएगी, नहीं तो फिर कंसोलिडेटेड डिटेल जाएगी। कंसोलिडेटेड डिटेल में भी हम लोग क्या ध्यान रखते हैं? रेट वाइज जाता है, रेट वाइज जाता है, हम ये भी ध्यान रखते हैं, और स्टेट वाइज जाता है। ठीक। कंसोलिडेटेड डिटेल कहां कहां कर सकते हैं सर? अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को विद इन द स्टेट सप्लाई कर रहे हैं तो, और या फिर इंटर स्टेट में अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहे हैं और इनवॉइस की वैल्यू 1 लाख या उससे कम है तो पहले लिमिट क्या पढ़ते थे? 2,50,000। सर एक इनवॉइस चैप्टर में भी लिमिट पढ़ते हैं 2,50,000 की, जब रिवाइज टैक्स इनवॉइस का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, वहां कोई अमेंडमेंट नहीं है। नो अमेंडमेंट इन रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस। सर आप अपने नोट्स में देखिएगा टैक्स इनवॉइस चैप्टर में रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस में कंसोलिडेटिंग करने का ऑप्शन है 2,50,000 तक वाला। वो लिमिट को छेड़छाड़ नहीं किया गवर्नमेंट ने, ये वाली लिमिट 250 से घटा के 1 लाख कर दी। और डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन आता है, इस पे डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन आता है, इसीलिए 5 मार्क्स लिखा हुआ है और अमेंडमेंट भी है। और सेम थ्योरी 1A के लिए भी एप्लीकेबल है। तो थोड़ा सा स्पेस का ध्यान रखना, थोड़ा सा स्पेस का ध्यान रखना। सर पेज नंबर 10 पे देखिए, जहां जहां 1 का रेफरेंस था वहां वहां साथ में 1A का रेफरेंस आ रहा है, बस छोटी सी है यहां पर। सर जहां 1 का रेफरेंस था वहां 1A का भी रेफरेंस आ रहा है। सर मैं 1 फाइल करूंगा तुम्हें ITC मिलेगा, तो मैं 1A फाइल करूंगा तब भी तुमको ITC मिलेगा, लेकिन सेम मंथ में नहीं मिलके अगले महीने मिलेगा, क्योंकि मैं लेट से ही फाइल करूंगा 1A। बस ये ध्यान रखना है तुमको, वो मैं तुमको बता चुका हूं। सर यहां देखिए 74A एक नया सेक्शन आया है। यहां एक चीज ध्यान रखिएगा, देखो आप इंटरमीडिएट लेवल पे CA इंटर या CMA इंटर के स्टूडेंट हो, ठीक। आपके सिलेबस में सेक्शन 73, 74 नहीं है। ये क्या चीज के सेक्शन है सर? टैक्स रिकवर करने के। मान लो तुमने कोई टैक्स नहीं पे किया, कम पे किया, ITC गलत यूटिलाइज कर ली, रिफंड ज्यादा ले लिया, तो वो सब टैक्सेस विथ इंटरेस्ट विथ पेनल्टी आपसे रिकवर किए जाएंगे। तो वहां 2 सेक्शन होते थे, 73 और 74। फ्रॉड का केस होता था तो 74 लगता था, अदरवाइज 73। अब इस साल फाइनेंशियल ईयर 24-25 से क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने एक नया सेक्शन ला दिया 74A और 73, 74 को हटा दिया, ठीक। और ये 74A सेक्शन कब से आया है? 1 नवंबर 2024 से। यानी CA इंटर में एग्जामिनी 74A के बारे में नहीं सोचेंगे। एक दूसरा करना क्या है, पूरे सिलेबस में, पूरे नोट्स में जहां जहां रेफरेंस आ रहा था 73, 74 का, वहां वहां हर जगह 74A का रेफरेंस भी ऐड हो गया है। सिलेबस में ना तो 73 है, ना 74 है, ना 74A है, लेकिन जहां लिखते थे 73, 74, अब वहां पर 74A का भी रेफरेंस देंगे, ठीक। एक और CA इंटर में एग्जामिनी 74A का रेफरेंस नहीं देंगे, 73, 74 का ही देंगे। छोटी सी बात ध्यान रखनी है हर चैप्टर के लिए। जैसे पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में एक अच्छी थ्योरी मैं बोलता हूं, आपको एग्जाम्स के लिए याद रखनी होगी। देखिए ये थ्योरी है, पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में एक थ्योरी क्वेश्चन आता है जो मैं बोलता हूं बच्चों एग्जाम के लिए ये याद रखना, ये वाली थ्योरी। ऑर्डर कैसे कैसे टैक्स पे करेंगे, वहां भी रेफरेंस आता है 73, 74 का। देखिए ऐड हो गया 74A का रेफरेंस ऐड हो गया। सर 74A क्या है मालूम नहीं, 73, 74 मालूम नहीं, बस खाली एक नया सेक्शन आया है फाइनेंशियल ईयर 24-25 से, रेफरेंस देना है आपको थ्योरी क्वेश्चन में बस। और वो भी CA इंटर में 25 वाले एग्जामिनी को नहीं देना है।
थोड़ा और आगे चलते हैं पेज नंबर 14 पे। सर देखो जहां जहां 1 का रेफरेंस था 1A का रेफरेंस साथ में आ रहा है 13 नंबर पेज में। सर जैसे ही हम लोग GSTR 1 के थ्रू रिपोर्टिंग करते हैं या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू रिपोर्ट करते हैं, सामने वाले को उसके ITC का रिफ्लेक्शन पता चलता है किसमें 2A 2B में। तो क्या सर 1A की भी रिपोर्टिंग जाएगी सामने वाले को 2A 2B में? हाँ बता दिया जाएगी। सर जैसे GSTR 1 की रिपोर्टिंग सामने वाले को ITC लेने के लिए 2B में दिखती है 2A में दिखती है, वैसे ही 1A की भी रिपोर्टिंग करेक्शन सामने वाले को 2A 2B में दिखेगी। किसको? रेसिपिएंट को। प्लीज ध्यान रखना, प्लीज ध्यान रखना। सर यहां पे क्या आया? सर इसको ऑलरेडी मैंने क्लास में एग्जांपल देके बता दिया है। ये अमेंडमेंट देखो ये पेज रीडिंग पर्पस के लिए था, क्लास के अंदर बोला हुआ है। ये जो अमेंडमेंट है ये वाली अमेंडमेंट, इसको ऑलरेडी मैंने एग्जांपल के साथ यहां समझा दिया है। ये कि सर इनवॉइस 3 की रिपोर्टिंग हो जाएगी वो 11 जनवरी के बाद ही होगी और उसका ITC जनवरी में मिलेगा, दिसंबर में नहीं मिलेगा रेसिपिएंट को, क्योंकि साइकिल चेंज हो गया है ना। हमें करंट मंथ में 11 जनवरी तक की रिपोर्टिंग अगर कर देते, सर दिसंबर के सप्लाई की रिपोर्टिंग 11 जनवरी तक कर देते, तो सामने वाले को 11 जनवरी तक कर देने से सामने वाले को दिसंबर में ही ITC मिल जाता है, सेम मंथ में, जिस महीने का वो GSTR 1 है। लेकिन 1A में तो आपने इनवॉइस 3 की रिपोर्टिंग लेट से की है, तो उसका क्रेडिट तो लेट से मिलेगा। इसी चीज से रिलेटेड यहां पर ये प्रोविजन है जिस पर दिमाग लगाने की आपको जरूरत नहीं है। ये वही बता रहा है कि जिस मंथ में आपने GSTR 1A की रिपोर्टिंग की है उस मंथ करंट मंथ में आपको उससे रिलेटेड ITC मिलेगा, 2B के अंदर रिफ्लेक्शन मिलेगा। ठीक है, बाकी आप क्लास के अंदर ये साइकिल सब डिस्कस करते ही हो। यहाँ क्लास के अंदर रेंज लिखाता ही हूं आपको मैं, 12 तारीख से 11 तारीख का रेंज और या फिर 14 तारीख से लेकर 13 तारीख का रेंज, वो क्लास नोट्स में अपना देख लेना। हालांकि कोई खास यहां से कोई क्वेश्चन थ्योरी के आते नहीं है, प्रैक्टिकली ये ध्यान रखना। और आगे चलते हैं पेज नंबर 15, ये मैंने नया ऐड किया है अपने नोट्स में। GSTR 2A के फीचर्स क्या है, GSTR 2B के फीचर्स क्या है, तो इस फीचर्स को थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्लास में जो डिस्कशन हुआ है उसी के बेसिस पर हमने ये फीचर्स ऐड किए हैं। स्टडी मैट में ये नया ऐड किया है फीचर्स, तो मैंने यहां अपने नोट्स में ऐड कर दिया। हो सकता है थ्योरी क्वेश्चन पूछ ले आपसे, GSTR 2A के फीचर्स बताओ या 2B के फीचर्स बताओ। इसमें ध्यान रखना, हम लोग कहते हैं ना कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से टैक्स जमा करने के बाद सामने वाले के कैश लेजर में क्रेडिट मिलता है फॉर्म नंबर GSTR 7-8 TCS TDS का। सर इसकी रिफ्लेक्शन सामने वाले के 2B में नहीं होती है, 2A में होती है। प्लीज ध्यान रखिएगा, प्लीज ध्यान रखिएगा। TDS TCS अगर किसी ने कलेक्ट किया है, डिडक्ट करके जमा किया है, तो उसका रिफ्लेक्शन अगर हमें पता करना है तो 2A में दिखेगा, 2B में नहीं दिखेगा रेसिपिएंट साइड से जिसको क्रेडिट लेना है। ये एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा। बाकी सब कॉमन है, क्लास के अंदर डिस्कस हुआ है। डन। पेज नंबर 16 पे क्या है सर? पेज नंबर पे वही जो मैंने यहां एग्जांपल दिया, ये जो एग्जांपल मैंने यहां पे दिया है ना, ये जो एग्जांपल है ये वही 16 में डिस्कशन हो रखा है कि सर अगर आपसे आप GSTR 1 फाइल करने के बाद आप रियलाइज करते हो कि आपका कोई अमेंडमेंट करना है, वैल्यू बढ़ानी है, घटानी है, कुछ भी कर सकते हो आप। टैक्स लायबिलिटी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। उसके लिए आप GSTR 1A फाइल कर देना जो ऑप्शनल होता है। आप इसमें कोई नया पर्टिकुलर्स ऐड भी कर सकते हो, कोई पर्टिकुलर्स इसमें अमेंड भी कर सकते हो। सर उनको भी अमेंड कर सकते हो जो तुमने इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू फाइल कर रखा है फर्स्ट और सेकंड मंथ ऑफ अ क्वार्टर। क्लियर हो गया? लेकिन ये सारा काम कैसे कब करोगे? 3B को फाइल करने से पहले करोगे, 3B को फाइल करने से पहले करोगे। ठीक, जैसे यहां पे रिपोर्टिंग देखो दे रखी है, देखो साफ साफ दे रखा है कि तुम्हारे पास जनवरी मंथ की 2 इनवॉइस है, इनवॉइस 1 इनवॉइस 2। इनवॉइस 1 की रिपोर्टिंग तुमने 8 फरवरी को कर दी GSTR 1 में, लेकिन 1A की रिपोर्टिंग तुमने 15 फरवरी को की है। इनवॉइस 2 की रिपोर्टिंग 1A के थ्रू 15 फरवरी को की है। तो अब सर सामने वाले को क्रेडिट कब मिलेगा? तो एक मिलेगा आपको जनवरी मंथ में, एक मिलेगा जनवरी मंथ में और एक मिलेगा आपको फरवरी मंथ में। एक महीना लेट से मिलेगा, यही बात हुई थी आपके साथ। इसमें क्या हुआ सर? इसमें देखो GSTR 1 ही लेट से फाइल हुआ है 15 फरवरी को। सर 2 इनवॉइस, इनवॉइस 3 इनवॉइस 4 जनवरी से रिलेटेड,
तुमने इनवॉइस 3 की रिपोर्टिंग 15 फरवरी को करी जीएसटीआर 1 में, और 4 भूल गए तो 4 की रिपोर्टिंग तुमने 16 फरवरी को कर दी जीएसटीआर 1A में, लेकिन दोनों तो तुमने 11 फरवरी के बाद ही की है, तो इन दोनों का क्रेडिट तुमको जनवरी में मिलेगा ही नहीं। सामने वाले को कौन से महीने में मिलेगा? फरवरी मंथ में, फरवरी मंथ में मिलेगा। क्यों सर? मंथली के केस में रिपोर्टिंग 11 जनवरी के 11 फरवरी तक हो जानी चाहिए थी, जो रिपोर्टिंग 15 और 16 को हुई है। सर जीएसटीआर 1 लेट से फाइल हुआ, तो क्या उसके बाद भी हम जीएसटीआर 1A फाइल कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। यहां देखो मैंने एग्जांपल दिया है क्लास में, यहां पे 15 जनवरी को तुमने लेट से फाइल किया जीएसटीआर 1, तो तुम 1A कभी भी फाइल कर सकते हो 15 जनवरी के बाद, लेकिन कब से पहले? 3B फाइल करने से पहले। तो इसमें दिया हुआ तो है कि 15 को फाइल किया 1, 16 को फाइल कर दिया 1A, और 16 को फाइल करने के बाद 1A फाइल करने के बाद तुम कभी भी 3B फाइल कर दो, ठीक। बट प्लीज ध्यान रखना, जीएसटीआर 1A सप्लायर को तो फेवर कर रहा है, रेसिपिएंट को फेवर नहीं कर रहा है, उसको आईटीसी लेट से मिल रही है, उसको आईटीसी लेट से मिल रही है। चलिए सर पेज नंबर 17 पे आते हैं, एक बार आगे का डिस्कशन देख लें हो गया कि नहीं। 22 नंबर पे 22 नंबर की अमेंडमेंट डिस्कस हो गई। 36 नंबर पेज की अमेंडमेंट। 36 में क्या है सर? सर हर साल 2 करोड़ तक की अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर है तो एक एग्जम्पशन मिलता है एनुअल रिटर्न फाइल करने का। तो सर आपका ईयर फाइनेंशियल ईयर 24-25 है, उससे रिलेटेड अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आई है, तो ये 23-24 का रेफरेंस है। सर 24-25 आएगा नहीं, आया तो बोल देना 2 करोड़ रुपए तक का एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ और उससे कम है तो। ये एक छोटी सी बात यहां ध्यान रखना। एक पेज हमने मिस कर दिया यहां पर, 17 नंबर। सर 17 पेज पे क्या है? वही बात है, वही एग्जांपल है जीएसटीआर 1A से रिलेटेड जो हम बता चुके हैं। हाँ ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पर लिखा हुआ है वो सारी बातें कि आपको ड्यू डेट का वेट करना पड़ेगा। जीएसटीआर 1 5 जनवरी को फाइल करने के बाद 1A 8 जनवरी को फाइल नहीं कर सकते, 1A 2 बार फाइल नहीं कर सकते, और 1A में आप जीएसटीआईएन नंबर चेंज नहीं कर सकते। और ये ऑप्शनल फैसिलिटी है, 1 फाइल करने के बाद मिलती है, 3B फाइल करने से पहले मिलती है। सारी बातें इसी पेज पे लिखी हुई हैं, तो हो सकता है इस पेज से कुछ भी आपके लिए एग्जाम में आ जाए। 5 मार्क्स इसीलिए मैंने यहां पे कोट किए हुए। सर लास्ट पेज इस चैप्टर से रिलेटेड अमेंडमेंट का जो रीड करने वाले हैं, छोटी सी बात बता दो मैं आपको, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स में ये सिर्फ सीए इंटर के सिलेबस में है, सीएमए वाले बच्चे इस चैप्टर को नहीं पढ़ते हैं, प्लीज ध्यान रखिएगा। और यहां पर एक छोटा सा वही रेफरेंस ऐड हुआ है 73-74 के साथ 74A रेफरेंस में ऐड हो गया पेज नंबर 13.6 पे, और कोई अमेंडमेंट यहां नहीं है, और ये भी रेफरेंस सीए इंटर में एग्जामिनी के लिए रेलेवेंट नहीं है, ठीक। सर एक और हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जीएसटी प्रैक्टिशनर का, सीए के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, सीएमए के सिलेबस में नहीं है। सर इस टॉपिक में कहीं कोई अमेंडमेंट नहीं है, कहीं कोई अमेंडमेंट नहीं है, ठीक। आइए सर की फीचर्स क्या क्या है 1A के। सर ये ऑप्शनल फैसिलिटी है, पता चल गया, एक ही बार फाइल कर सकते हैं इसको फॉर अ टैक्स पीरियड, जनवरी के लिए, फरवरी के लिए या क्वार्टर के लिए आप एक ही बार फाइल कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम नहीं। सर करंट पीरियड के लिए फाइल करते हैं, मतलब मान लो आप फरवरी का जीएसटीआर 1 फाइल कर दिए तो फरवरी के लिए 1A फाइल करेंगे, और उसके बाद फरवरी के लिए ही 3B फाइल करेंगे। 3B फाइल करने के बाद अब आपके पास फरवरी से रिलेटेड 1A फाइल करने का कोई ऑप्शन नहीं है। इट अलाउज टू अमेंड द रिकॉर्ड फाइल्ड इन जीएसटीआर 1 ऑफ द करंट टैक्स पीरियड ओनली। सर पिछले महीने की जीएसटीआर 1 की गलती ठीक करनी है, इस महीने के 1A से नहीं कर सकते, हाँ इस महीने के जीएसटीआर 1 के अंदर अमेंडमेंट टेबल के थ्रू कर सकते हैं पिछले महीने की गलती ठीक, पिछले महीने के जीएसटीआर 1 की गलती। सर इस महीने की अगर कोई जीएसटीआर 1 की गलती है तो वही ठीक होती है जीएसटीआर 1A के थ्रू, करंट टैक्स पीरियड, प्लीज ध्यान रखना। सर कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट, जैसे ही आप 1A के थ्रू कोई चीजें चेंज करेंगे उसका इंपैक्ट 3B के अंदर आ जाएगा, अकॉर्डिंगली आपकी टैक्स लायबिलिटी चेंज हो जाएगी। रेसिपिएंट को भी उसका रिफ्लेक्शन 2B में मिलेगा, लेकिन नेक्स्ट टैक्स पीरियड में मिलेगा, 1 महीना लेट से मिलेगा, मैंने तुमको ऑलरेडी एग्जांपल के थ्रू बता दिया है। सर इलेक्ट्रॉनिकली करेंगे, जीएसटीआर 1A फाइल करने का कोई ड्यू डेट नहीं है,
खाली ध्यान रखना है 3B फाइल करने से पहले फाइल करना है। सर तुम GSTR1 मंथली बेसिस पर फाइल करते हो तो कोई बात नहीं, मंथली बेसिस पर तुमको 1A मिल जाएगा। सर कब मिलेगा? देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, will be available on the common portal every month from the due date of filing of GSTR1 or the actual date of filing of GSTR1 whichever is later। समझ आया? अगर आपने 5 जनवरी को दिसंबर का GSTR1 फाइल कर दिया है तो भी तुमको 11 जनवरी तक वेट करना पड़ेगा। 11 जनवरी ऑनवर्ड्स तुमको 1A फाइल करने का ऑप्शन मिलेगा। यही लिखा हुआ whichever is later, है ना। अगर तुमने GSTR1 मान लो 15 जनवरी को फाइल किया है दिसंबर का, तो उसके बाद तुम 1A कभी भी फाइल कर दो, whichever is later। ये वाली चीज यहां पर जो मैंने बताई आपको, 5 जनवरी है तो 11 जनवरी का वेट करना पड़ेगा आपको। 11 जनवरी के बाद ही आप 1A फाइल कर सकते हो। और अगर 15 जनवरी को 1 फाइल किए हो तो फिर ठीक उसके बाद तुरंत तुम 1A भी फाइल कर सकते हो, सेम डे अगले डे। सर लायबिलिटी पर्सपेक्टिव में तो तुम जो भी चेंजेस करोगे 1A के थ्रू, उसका इंपैक्ट अपने आप ऑटो पॉपुलेट 3B में हो जाएगा सेम मंथ के लिए, और तुम्हारी लायबिलिटी घट के बढ़ के जो भी आपको पे करनी है पे कर देना। इससे क्या होगा? इंटरेस्ट बच गया। अगले महीने रिपोर्टिंग करते अपने एरर की, इंटरेस्ट पे करते, सप्लायर को यहां फायदा मिल गया। सर क्वार्टरली हो तो क्वार्टरली बेसिस पर आपको 1A फाइल करने का ऑप्शन मिलेगा, और तुम उसमें अपनी कौन सी गलती को ठीक कर सकते हो। जो तुमने इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू फर्स्ट मंथ सेकंड मंथ फाइल किया है ना, उसमें कोई गलती है उसको भी ठीक कर सकते हो। और GSTR1 जो फाइल की हो लास्ट मंथ से रिलेटेड क्वार्टरली, उसमें भी कोई गलती है तो उस गलती को ठीक कर सकते हो। सर और कोई सेपरेट अमेंडमेंट का ऑप्शन नहीं है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू। अगर आपने हर क्वार्टर के पहले दूसरे महीने में कोई गलती की है तो आप उसको 1A के थ्रू ठीक कर लो, या अगले महीने के GSTR1 के अमेंडमेंट टेबल के थ्रू कर लो। वेरी इंपॉर्टेंट, GSTIN नंबर आप 1A के थ्रू चेंज नहीं कर सकते। इसके लिए अगले महीने के GSTR1 के अमेंडमेंट टेबल का वेट करना होगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। तो मोटा मोटी जितनी भी बातें थी मैंने विद एग्जांपल्स से पहले ही समझा दी, बाकी तो पढ़ने वाली बात थी। सर इससे रिलेटेड इंस्टीट्यूट CA इंस्टीट्यूट ने एक क्वेश्चन रिलीज किया है, मैंने उसको कहां ले लिया है? अपने सीरीज A 14th एडिशन का जो GST प्रैक्टिस सेट्स है सीरीज है, जिसमें टोटल 35 सेट्स हैं, उसके आप थर्ड सेट में आना, पेज नंबर 3.6 में। तो ये क्वेश्चन CA इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया है इसी अमेंडमेंट को लेके, और उसका ये सॉल्यूशन है। सारी बातें जो अभी हमने पढ़ी उसी से रिलेटेड ये डिस्कशन है कि सर जनवरी से रिलेटेड एरर है तो क्या सामने वाले को जनवरी में ITC मिलेगा या फरवरी में मिलेगा? फरवरी में मिलेगा अगर उस एरर का करेक्शन 1A के थ्रू हुआ है तो। वही बात यहां एक्सप्लेन की हुई है, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस तरह का सॉल्यूशन लिखना है लॉ का रेफरेंस देते हुए, वो एक बार आप देख लेना। सीरीज A 14th एडिशन की जो मेरी सीरीज A है 35 सेट वाली, उसके पेज नंबर 3.6 में सेम सेट्स हम लोग CMA स्टूडेंट को भी इशू करते हैं। तो आप CA स्टूडेंट हो या फिर CMA स्टूडेंट हो, आप ये जरूर देख लेना। बाय बाय, टेक केयर। अब इसमें से जो लिखना है लिख लो। यहां भी बात हुई थी थोड़ी सी। डन, वीडियो रोक के लिखा, डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन, नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन। सर बिफोर अमेंडमेंट हमारी कोई भी गलती होती थी GSTR1 में या IFF में, तो उस गलती को हम नेक्स्ट मंथ के GSTR1 के अमेंडमेंट टेबल के थ्रू करेक्शन करके फिर इंटरेस्ट वगैरह पे करते थे। अब ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, सेम मंथ में ही GSTR1 फाइल करने के बाद 1A फाइल करके अपनी गलती को ठीक कर सकते हैं 3B फाइल करने से पहले। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट। पर मंथ और पर क्वार्टर, क्वार्टरली है तो क्वार्टर में एक बार 1A फाइल कर सकते हैं, मंथली है तो मंथली एक बार 1A फाइल कर सकते हैं।
डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट। ये जरूर ध्यान रखना, क्रेडिट मिलने में सामने वाले को डिले होगा 1 महीने का, क्योंकि तुमने 11 जनवरी के बाद ही रिपोर्टिंग करोगे दिसंबर के लिए जीएसटीआर 1A में, तुमको वो रिपोर्टिंग करने पहले देगा ही नहीं। सर 5 जनवरी को जीएसटीआर 1 फाइल कर देता हूं और 8 जनवरी को 1A फाइल कर देता हूं तो क्रेडिट मिल जाएगा क्या? नॉट फाइल, आपको ड्यू डेट का वेट करना होगा और उसके बाद ही तुम 1A फाइल कर सकते हो, जिसके कारण सामने वाले को 1 महीने के क्रेडिट का डिले होगा ही होगा। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, डन।